ओके, हाँ, अगर कोई एक बच्चा जल्दी से वेरीफाई कर दे कि यू कैन सी द स्क्रीन, यू कैन हियर मी, सो दैट वी कैन स्टार्ट। जी आयशा। हेलो। आयशा आयशा, आप कुछ बोल रहे हैं लेकिन मैं आपको सुन नहीं पा रहा। सर जी आयशा, वालेकुम जी आयशा। सलाम वालेकुम सर। जी सर, सब कुछ ठीक है। ठीक, सर मेरा शायद नेट प्रॉब्लम हो रहा है। सही। ओके, अगर सारी चीजें जो है वो इन ऑर्डर है, तो लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी की। ऑलमोस्ट पूरे चैप्टर की थ्योरी जो है वो हम ऑलरेडी जो है वो रिव्यू कर चुके हैं। ठीक है, आज हमें जो है वो थोड़ा सा जो है वो कुछ न्यूमेरिकल्स का जो है वो जिक्र करना होगा। फिर हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 14 यानी मैग्नेटिज्म स्टार्ट करेंगे। ठीक। अच्छा, हाँ, जो न्यूमेरिकल मुझे सॉल्व करवाना है, अगर वो न्यूमेरिकल मैं अपने पास पहले लेके आ जाऊँ जरा। अच्छा, अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो क्या कह रहे हैं? A 240 volt cloth dryer draws a current of 15 amperes. So voltage is given, current is given. How much energy in kilowatt hour in joules does it use in 45 minutes? So time is given. मुझे पहली वैल्यू जो है वो एनर्जी की चाहिए। मैं लिखूंगा E is equals to VIT. वोल्टेज इज 240, करंट इज 15, टाइम इज 45 मिनट्स। हमें इसे सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ जितना भी काम है वो सारा जो है वो कैलकुलेशन का है कि आप ये कैलकुलेशन जो है वो करेंगे कैसे। अब मर्जी आपकी है कि आप किस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर मैं मल्टीप्लाई करना शुरू करूं, लेट्स से अगर 240 और 15 को मल्टीप्लाई करना है। देखिए, आप में से बहुत से बच्चे अक्सर जो है वो मुझे मैसेज करते हैं सही मल्टीप्लाई कैसे होता है, तो मैं एक दफा दोबारा याद दिला देता हूँ। या तो एक तरीका वही है जो आप छोटी क्लासेस में मैथ्स में करते थे, 240 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 5 से जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद जो है वो 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो 100 बनेगा, 144 बनेगा, 122 बनेगा, आपके पास आंसर आ जाएगा 3600। ये एक तरीका है मल्टीप्लाई करने का। अगर क्विकली करें ना तो आप एक काम कर सकते थे, बजाय इसकी कि 240 को 15 से मल्टीप्लाई करें, व्हाट यू कुड हैव डन, आप 240 को 10 से मल्टीप्लाई करते तो 2400 आता, और 240 को 5 से मल्टीप्लाई करते तो आपके पास आंसर जो है वो 1200 आता। ये 5 वाली जो कैलकुलेशन है ना, मैं पहले बहुत दफा जिक्र कर चुका हूँ, सबसे आसान कैलकुलेशन होती है। और मैंने तो सिर्फ ये याद रखा हुआ है कि 0.5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब आधा होता है। अगर 0.5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब आधा होता है, तो आप जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट है वो हाफ वाला फैक्टर ध्यान में रखिएगा। यही रीजन है, मैंने 240 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो मैंने उसे 1200 बना दिया। क्यों? अगर 240.5 से मल्टीप्लाई होता तो 120 आता, 5 से होगा तो 1200 आ जाएगा। दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास सेम 3600 आंसर आना है। मैं दोबारा कह रहा हूँ, क्विक मैथ्स अपने अपने उसूल पे चलती है। आप में से कोई बच्चा हो सकता है किसी और तरीके से मल्टीप्लाई करके ज्यादा इफेक्टिवली और एफिशिएंटली आंसर निकाल सकता हो, दैट्स टोटली फाइन। अगर मैं 45 को मल्टीप्लाई करना चाहूँ 60 से, तो कैलकुलेशन बड़ी आसान सी है। 45 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करते, अगर मैं ये कैलकुलेशन भी करके दिखा दूं कि अगर आप जो है वो 45 को 6 से मल्टीप्लाई करते तो ये बनता है 30, 12, 15, तो आपके पास आंसर आ जाएगा कितना? 1500। अब आपने इन दोनों को फिर मल्टीप्लाई करना है। देखिए, मल्टीप्लिकेशन का उसूल वही है जो मैं आपको बता रहा था। 3600 को 1500 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है 1000 से मल्टीप्लाई करें, 500 से मल्टीप्लाई करें। आपके पास जो भी आंसर आए, अब ये कैलकुलेशन कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा।
ये आंसर आपके पास किस में आएगा? जूल्स में। अच्छा, क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है जूल्स एंड किलोवाट आवर। शायद आपको याद आ जाए कि अगर एनर्जी जूल्स में है और उसे किलोवाट आवर बनाना है, तो आपके पास जो भी आंसर यहाँ पर आएगा उसे 3.6 x.6 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? किलोवाट आवर। जब आपके पास किलोवाट आवर आ गए तो कॉस्ट कैसे निकालते थे? मैंने कॉस्ट के लिए लास्ट टाइम फॉर्मूला बताया था। कॉस्ट का मतलब होता है रेट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, और नंबर ऑफ यूनिट्स से मेरी मुराद होती है क्या? एनर्जी इन किलोवाट आवर। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास रिजल्ट जो है वो डेफिनेटली आएगा। जरूर मल्टीप्लाई कीजिएगा। किसी को भी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो, अब आप जो है वो बिल्कुल मुझे अपनी वर्किंग जो है वो शेयर कर सकते हैं। मैं आपको बता सकता हूँ कि कैलकुलेशन करनी कैसे है। ठीक। अच्छा, ये इत्तेफाक से एक क्वेश्चन जो है वो कल किसी बच्चे ने जो है वो मैसेज भी किया था कि सर ये कैसे सॉल्व होगा, तो हमें आज क्लास में करना था, मैंने करा दिया। एक न्यूमेरिकल मेरे जहन में, हाँ, किताब में मौजूद है, शायद आपके जहनों में भी मौजूद हो। वो एक रेक्टेंगुलर बार का जिक्र था। एक रेक्टेंगुलर मेटेलिक बार है। कुछ इस तरीके की। चले, ये एक रेक्टेंगुलर बार है। इस रेक्टेंगुलर बार की वजह से आप देखिए सवाल में क्या फर्क पड़ना है। फर्ज करें ये वाली साइड 4 मीटर है, ये वाली साइड 2 मीटर है, और ये वाली साइड भी कितनी है? 2 मीटर। तो अगर आपसे कहा जाए कि आप एरिया निकालें, और एरिया किसका निकालें? आप एरिया जो है वो इस फेस का निकालें। ठीक है, तो वो एरिया आप कैसे निकालेंगे? वो एरिया निकाला जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ से। तो ये वाला जो एरिया है, ये एरिया होना चाहिए 2 इंटू 2 यानी 4 स्क्वायर मीटर। अब इस रेक्टेंगुलर बार में मैं दो तरह के रेजिस्टेंस पढ़ सकता हूँ। एक रेजिस्टेंस है लेंथ वाइज, जिसका क्रॉस सेक्शन स्क्वायर है। यानी अगर आप अज्यूम कर लें कि करंट इज ट्रेवलिंग इन दिस डायरेक्शन, यानी मैं कंडक्टर को इस डायरेक्शन में ले रहा हूं, जो मैंने पर्पल कलर से लाइन ड्रॉ की। अब अगर आपसे कहा जाए इसकी रेजिस्टेंस निकालें, तो फॉर्मूला आप इस्तेमाल करेंगे R इक्वल रो L ओवर A। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, रेजिस्टिविटी क्वेश्चन में डेफिनेटली गिवन होगी। लेंथ कितनी पुट करेंगे? 4, और एरिया कितना पुट करेंगे? 4। अब ये आपके लिए थोड़ा सा जो है वो कंफ्यूजिंग हो सकता है, सर कौन सी वैल्यू कहां से आई। तो एक काम करता हूँ, क्वेश्चन को चेंज कर देता हूँ ताकि सारी वैल्यूज जो है ना वो एक दूसरे से अलग नजर आए। लेट्स से दिस लेंथ इज 7 मीटर। तो मैं क्या करूंगा, जहां पर लेंथ है मैं वहां पर 7 पुट करूंगा। तो लेंथ आ जाएगी 7, और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना आएगा? 4 आएगा। लेकिन अगर मैं करंट की डायरेक्शन ये वाली कंसिडर कर लूं, जो मैं ग्रीन कलर से बना रहा हूं, कि करंट जो है वो लेट से इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस डायरेक्शन में जाने के लिए जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, वो एरिया 2 इंटू 2 से नहीं निकलेगा। वो एरिया जो है वो आप कुछ इस तरह निकालेंगे। वो ये वाला एरिया होगा। और अगर आपको ये वाला एरिया चाहिए, तो ये वाला एरिया कैसे निकलेगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी 2 इंटू 7 यानी 14। यानी अब अगर मैं रेजिस्टेंस निकालूंगा तो फॉर्मूला तो रो एल ओवर ए ही रहेगा, रो कांस्टेंट, लेकिन अब लेंथ की वैल्यू 2 बन जाएगी, और एरिया की वैल्यू जो है वो 14 बन जाएगी। तो ऐसा न्यूमेरिकल जो है वो किताब के अंदर मौजूद है। हिंट मैंने आपको दे दिया है। प्रैक्टिस करना चाहें बिल्कुल प्रैक्टिस करें। आपके अंदर ये सेंस होनी चाहिए कि अगर आपको एक रेक्टेंगुलर कंडक्टर दे दिया गया, और जब वो कहेंगे फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन द अपोजिट एंड्स, तो वो अपोजिट एंड लेंथ वाइज दे रहे हैं, विड्थ वाइज दे रहे हैं, उसकी बुनियाद पर लेंथ और एरिया का टाइम किया जाता है। ठीक, जिसके बाद आप रेजिस्टेंस जो है वो बासानी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास जो है वो 3 रेजिस्टेंसेस हैं, ये एक एक पॉसिबिलिटी थी, तो मैं यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन लिख देता हूँ।
एक एक क्वेश्चन मेरे ध्यान में और भी है, इस तरह का सवाल शायद एनटीएस में पूछा भी जा चुका है। मेरे पास 3 रेजिस्टर्स हैं, 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम। आपसे कहेंगे कि इन तीनों को कैसे कनेक्ट करूं कि मिनिमम आ जाए और कैसे कनेक्ट करूं मैक्सिमम आ जाए। तो जब आपको वैल्यू चाहिए होगी आर मैक्स की, तो इसका मतलब होगा क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन। और सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट निकालना बड़ा आसान है, 2 + 4 + 6, आंसर क्या आ जाएगा, 12 ओम। दिस इज मैक्सिमम रेजिस्टेंस। ठीक, अगर मैं मिनिमम निकालना चाहूं तो इन तीनों को कैसे कनेक्ट करूंगा, पैरेलल में। और अगर आप इनको जो है वो पैरेलल में कनेक्ट करना चाहते हैं तो पैरेलल में कनेक्ट करने से क्या होगा, 1/r = 1/2 + 1/4 + 1/6। अब यहाँ पर आपको जो है वो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, इसे कैलकुलेट करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। अब 2, 4, 6 अगर मैं एलसीएम लूं तो मेरे ख्याल से 12 आ जाएगा। ये बनेगा 6, ये बनेगा 3, ये बनेगा 2, तो ये बनेगा 11/12। दिस इज एक्चुअली वैल्यू ऑफ 1/9। सो 9 शुड बी 12/11। और अगर मैं 12 को 11 से डिवाइड करूं तो 1 से 11 आएगा, 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 आ जाएगा। अच्छा, अब ये दोबारा डिवाइड नहीं होगा तो आपको ऊपर एक 0 जो है वो और लगाना पड़ेगा। और अब आप यहाँ पे 9 लिख सकते हैं, तो 1.09। इतनी प्रिसाइज कैलकुलेशन की हमें नीड ही नहीं है। मैं सिर्फ क्या कहूंगा कि अगर ये 12/12 होता तो 1 आंसर आता, 12/11 है तो 1 से थोड़ा सा बड़ा आंसर आएगा। मैं तो आंखें बंद करके 1.1 ओम लिख देता यहाँ पे। अब देखें, आपने मिनिमम रेजिस्टेंस निकाल ली 12 ओम, मैक्सिमम इनफैक्ट, और मिनिमम आपने निकाल ली 1.1। ऐसे तमाम सवाल जहां पर दो अननोन होते हैं, हमारी जिंदगी आसान बनाई जा सकती है ऑप्शंस की मदद से। फर्स्ट कर ले, 4 ऑप्शन गिवन होते हैं। ऑप्शन ए 12 and 2, ऑप्शन बी 12 and 6, ऑप्शन सी 12 and 1.1 एंड ऑप्शन डी 12 and 9। अब देखिए, चारों ऑप्शन में पहला ऑप्शन सब में 12 है, तो अब मुझे सवाल सॉल्व करना पड़ेगा। वैसे मैंने जिस तरह वैल्यूज लिखी है तो उसमें सॉल्व तब भी नहीं करना पड़ेगा, क्यों? देखिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट होता है वो लेस देन लीस्ट इन द सर्किट होता है। जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट होता है वो लेस देन लीस्ट इन द सर्किट है। तो लीस्ट इन द सर्किट इज 2 ओम। सो पैरेलल में इक्विवेलेंट शुड बी लेस देन 2। अपने ऑप्शंस देख लीजिए, 2, 6, 9 एंड 1.1। 1.1 इज अ बेटर चॉइस। 1.1 इज अ बेटर चॉइस, क्योंकि 2 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, 9 नहीं हो सकता। ठीक, हाँ, मुझे मिनिमम के लिए सोचना पड़ा। लेकिन अगर ऑप्शंस में सिर्फ एक ही ऑप्शन 12 होता, ये होता 42, ये होता 22, ये होता 72, तो 12 आंसर सिर्फ एक ही ऑप्शन में मैं पैरेलल की कैलकुलेशन भी नहीं करता। देखिए, मैंने इस बात की बार बार कोशिश की कि आपको, आपके अंदर ये सेंस डेवलप हो कि न्यूमेरिकल का मतलब ये नहीं है कि सॉल्व करना है। उन्होंने आपका एप्टीट्यूड चेक करना है। कभी कभार न्यूमेरिकल ऐसा होता है कि आप तो सिर्फ ऑप्शन देख के बता देंगे, यानी 2, 4, 6, 12 आंसर आता है। मैंने अपने ऑप्शन देखे, सिर्फ ऑप्शन सी में 12 मौजूद है, मैं तो पैरेलल को सॉल्व भी नहीं करूंगा। मैं पैरेलल को सॉल्व कब करूंगा, जब मेरे पास दो ऑप्शन में पहला ऑप्शन 12 हो। और पैरेलल में भी फर्स्ट कर ले, 2 था, 6 था, 9 था, 1.1 था, मुझे सॉल्व करने की नीड ही नहीं थी। क्यों नीड नहीं थी? क्योंकि पैरेलल में आंसर हमेशा लेस देन लीस्ट इन द सर्किट आता है। तो वो लेस देन 2 आना था, 1.1 आ गया, मैंने मार्क कर दिया। अच्छा, कभी कभार क्वेश्चन में वो आपसे जो है वो कुछ इस तरह का काम पूछते थे, शायद आपको याद आएगा, आपने सेकेंड ईयर फिजिक्स के पास पेपर सॉल्व किए हैं, 5 इयर्स या 10 इयर्स जो भी आप सॉल्व करते हो। एक क्वेश्चन आता था कि 3 रेजिस्टर्स हैं, उनको डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में कनेक्ट किया जा सकता है, सारे कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट निकालना है। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास 2 ओम हो, 4 ओम हो और 6 ओम, अगर मैं इनको कनेक्ट करना चाहूं तो पॉसिबिलिटी नंबर 1, ऑल इन सीरीज। पॉसिबिलिटी नंबर 2, ऑल इन पैरेलल। पॉसिबिलिटी नंबर 3, अभी जो पॉसिबिलिटी नंबर 3 है ना, दिस इज ट्रिकी। ये क्यों ट्रिकी है? इस वजह से ट्रिकी है कि तमाम रेजिस्टेंसेस डिफरेंट है। क्योंकि तमाम रेजिस्टेंसेस डिफरेंट है, मैंने क्या किया, एक दफा 2 को छोड़ दिया और बाकी 2 को क्या कर दिया, पैरेलल।
मैंने एक दफा 4 को छोड़ दिया, बाकी 2 को क्या कर दिया पैरेलल, यानी यहाँ पर 2 होगा, यहाँ 4 6, यहाँ पर 2 और 6 होगा। फिर एक पॉसिबिलिटी और बन जाएगी कि आप 6 को छोड़ दें और आप 2 को और 4 को क्या बना दें पैरेलल। आपने एक को सीरीज में रखा, 2 को पैरेलल में बनाया। एक पॉसिबिलिटी आपके पास और भी तो हो सकती थी कि आप 2 सीरीज में रखते और तीसरे को पैरेलल में लगाते। यहाँ तो जिंदगी और मुश्किल हो जाती। लिहाजा जब वो ऐसा सवाल देंगे तो वो तमाम रेजिस्टेंसेस को इक्वल बना देंगे। क्यों? इक्वल बनाने में क्या आसानी होगी, अगर मेरे पास 2 ओम 2 ओम और 2 ओम होता तो एक पॉसिबिलिटी होती ऑल सीरीज, एक पॉसिबिलिटी होती ऑल पैरेलल, एक पॉसिबिलिटी होती वन इन सीरीज एंड 2 इन पैरेलल, और चौथी पॉसिबिलिटी होती 1 इन पैरेलल एंड 2 इन सीरीज। तो वो जो मैंने कहा ना कि ट्रिकी होगा, वो ट्रिकी क्यों होगा कि वो क्वेश्चन में रेजिस्टेंसेस कैसे देता है। अगर क्वेश्चन में रेजिस्टेंसेस डिफरेंट है तो फिर तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको सारे कॉम्बिनेशन एक दफा देखने पड़ेंगे कि कितने बन जाएंगे। लेकिन अगर वो सारी इक्वल है तो फिर तो जिंदगी आपके लिए आसान है। सारी सीरीज, सारी पैरेलल, एक सीरीज, दो पैरेलल, दो सीरीज, वन पैरेलल एंड टू इन सीरीज। फिर आपको इनका इक्विवेलेंट निकालना चाहिए, जो हमने लास्ट क्लास में या लास्ट टू लास्ट क्लास में जिक्र कर दिया था कि सीरीज पैरेलल में आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते कैसे हैं, सीरीज में या पैरेलल में। चैप्टर नंबर 13 में जितना काम मुझे कराना था, ठीक है, वो मैंने करा दिया। अब मेरा मेरा ये ख्याल है कि 12 बल्कि आपके पास 1:25 हो रहा है, ठीक। तो अब ज्यादातर बच्चे जो है वो क्लास में आ चुके हैं, तो मुझे 2-3 अनाउंसमेंट करनी है, पहले वो कर दो, फिर हम जो भी काम करना चाहते हैं हम करेंगे। पहले तो अभी मैं टेस्ट का रिव्यू कराऊंगा, फिर चैप्टर 14 स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे ये बताइए, मंडे को आपकी जो फिजिक्स की क्लास होती है, गालिबन वो आपका डे का पहला सेशन होता है, क्या ऐसा ही है? अगर कोई भी एक बच्चा अपने आप को वॉलंटियर करे और जवाब दे दे। यस सर, पहली फिजिक्स की होती है मंडे के दिन। मंडे के दिन पहली फिजिक्स होती है। अच्छा, मंडे को आपका सेशन जो है वो मेरे ख्याल से 12 बजे से 1 बजे तक होता है। अगर मैं उस सेशन को थोड़ा पहले कर दूं, पहले करने से मुराद ये है कि हम उससे थोड़ा सा बढ़ा दें, यानी थोड़े से बढ़ाने का मतलब है कि मैं 11:30 से 1 कर दूं, 1 घंटे की बजाय 1.5 घंटे का सेशन कर दूं। तो आप में से कितने बच्चों को एतराज है? जिन्हें एतराज है वो अपना हाथ उठा सकते हैं। बस मैंने यही सीखा, भी मैं ये पूछ लेता ना कितनों को एतराज नहीं है, तो फिर कम बच्चे हाथ उठाते हैं। मैंने एतराज वाले पूछ लिया ना, तो उन्होंने घबरा के हाथ ही नहीं उठाया, और एक हाथ उठा हुआ था उस लेक्चर के शुरू से, वो भी नीचे चला गया। किसी को भी अगर ऑब्जेक्शन है, कोई ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि हम सेशन थोड़े बड़े कर लें, ताकि बाद में हमारे पास एक का सेशन बचे कोई फरमाइशी प्रोग्राम का, कि अगर आपकी कोई फरमाइश हो कि सर ये टॉपिक भी पढ़ा दें, तो मैं दोबारा पढ़ाने में जो है वो हिचकिचाऊंगा नहीं। तो मंडे को आपकी जो फिजिक्स की क्लास होगी, हाँ, वो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक जो है वो 12 से 1 होती है। वो 12 से 1 नहीं होगी, वो 11:30 से 1 होगी, यानी वो 1.5 आवर लॉन्ग सेशन होगा। नंबर वन, ये ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा हो सकता है मुझे कोई एक्स्ट्रा सेशन जो है वो लेना पड़े। मुझे जो भी एक्स्ट्रा सेशन लेना होगा वो मैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत हम जो है वो तय कर लेंगे कि वो कब लिया जा सकता है, ठीक। तो इस वीक में तो नहीं, होपफुली नेक्स्ट वीक में मैं कोई एक एक्स्ट्रा सेशन लूंगा, और कोशिश करूंगा बस एक ही एक्स्ट्रा सेशन लूं। तो मंडे की अनाउंसमेंट मैंने कर दी है, जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी अनाउंसमेंट थी, कि सेशन जो है वो 12 to 1 की बजाय 11:30 till 1 होगा। अब जरा बात कर लेते हैं टेस्ट की, जो लास्ट टेस्ट आपने दिया, अगर वो पेपर भी मेरे तक आ जाए। ठीक है, मेरा ख्याल है यही वाला टेस्ट जो है वो आप लोगों ने
दिया, क्योंकि मैंने ऑप्टिक्स वाला टेस्ट जो है वो शायद लास्ट टाइम जब रिव्यू करा दिया था। तनिषा, आप कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं या ये हैंड पहले से रेज है? जी सर, ग्रैंड टेस्ट डिस्कशन। वो जो मैं एक्सटेंडेड सेशन रख रहा हूँ ना, मेरी असल में नियत यही है कि मैं उसके अंदर ग्रैंड टेस्ट भी जो है वो रिव्यू कर दूं, क्योंकि मैंने अब काफी वेट कर लिया। मैं सिर्फ ये वेट कर रहा था कि जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया वो टेस्ट दे दें। तो अब क्योंकि अब रोजाना इक्का दुक्का बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब मैं उसे रिव्यू कर दूंगा। तो होपफुली मंडे की क्लास में वो जो 30 मिनट्स एक्स्ट्रा हैं उसमें मेरा प्लान यही है कि मैं ग्रैंड टेस्ट रिव्यू कर दूंगा। ठीक, थैंक यू सर। अच्छा अब हाँ, सबसे पहले जो है वो टेस्ट रिव्यू कर लेते हैं, फिर बाकी कोई आगे बात कर लेंगे। एन इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर ऑफ, अच्छा मेरा मेरा ख्याल है क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास ये नहीं होगा, ऐसा ही है? अगर आप मुझे बता दें आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या था। मेरा ऐसा ख्याल है कि क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास ये नहीं है। जी आयशा, मेरे ख्याल से आयशा के पास जो है वो आज आवाज का कोई इशू है। अगर अगर आप में से कोई एक बच्चा, बल्कि मैं कोशिश करता हूँ कि अपने पास जो पेपर आपके पास आया होगा वो ही खोल लूं। जी अंजा, सर यही पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक पहला करंट क्वेश्चन वाला। यही आपके पास पहला? ठीक, चले अब जी अगर जी यही सर, है तो यही है। सही, क्योंकि मेरा मेरा ऐसा ख्याल है कि शायद मैंने क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो चेंज कर दिया था। भारत, इलेक्ट्रिक करंट इज अ मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ चार्ज दैट मूव पास अ पॉइंट पर यूनिट टाइम। तो ये तो करंट की जो है वो सीधी सी डेफिनेशन थी, जो आप में से मेजॉरिटी बच्चों को जो है वो याद होगी। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 3 ohm is to be produced by combining an unknown resistance R with a 12 ohm resistor. What is the value of R and how is it to be connected to 12 ohm resistor? देखिए पहली बात, हमें टोटल रेजिस्टेंस चाहिए कितनी? 3 ohm की। किसके साथ? 12 ओम के साथ। तो सीरीज से तो कभी भी अचीव नहीं हो सकता। हमारे पास आंसर जो है वो पैरेलल में ही आना है। तो इसके अंदर मैं पैरेलल का फॉर्मूला लगाऊंगा, 1/r इक्वल 1/r1 प्लस 1/r2। आर मुझे कितना चाहिए? 3। R1 मेरे पास कितना है? 12। मुझे बेसिकली R2 चाहिए था। तो 1/r2 का मतलब होगा 1/3 माइनस 1/12। एलसीएम ले लीजिए, 4 minus 1, 3/12, that is 1/4। तो मेरे पास 4 ohm in parallel आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास 4 ohm in parallel आएगा। The current is zero in a conductor when no potential difference is applied, because for every electron with given velocity there's another with a velocity of equal magnitude and opposite direction। वो जो net flow of current वाली बात zero थी, ये उससे लिंक था। Of the following, copper conductor that has least resistance is, लीस्ट डिस्टेंस कब होगी? जब वायर थिक होगा, शॉर्ट होगा और कूल होगा, यानी टेम्परेचर उसका कम होना चाहिए। फैक्चुअल था। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ बेस्ट रिप्रेजेंट द करंट वोल्टेज रिलेशनशिप ऑफ एन इनकैंडिसेंट लाइट बल्ब? इनकैंडिसेंट से मुराद वो तमाम बल्ब्स हैं जिनको आप लाइट एनर्जी देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, वो ग्लो करते हैं। और ग्लो करने का मतलब है कि उनका टेम्परेचर चेंज होगा, और टेम्परेचर चेंज होने का मतलब है रेजिस्टेंस को क्या होना चाहिए? चेंज होना चाहिए। तो अब अगर आप यहाँ पर ग्राफ देखें तो मेरे ख्याल से ऑप्शन ए जो है वो सही ग्राफ है, क्योंकि हमने कहा था रेजिस्टेंस बढ़नी है। रेजिस्टेंस बढ़ने के बाद ग्राफ बेंड होता था कहां पर? वोल्टेज एक्सिस की तरफ। अब यहां पर वोल्टेज ऑन एक्सिस ऑफ एक्स है, तो ग्राफ विल बेंड टुवर्ड्स एक्सिस ऑफ एक्स। मैं एक दफा सारे रिव्यू कर दूं, फिर आपके जहन में कोई भी कंफ्यूजन है आप पूछ लीजिएगा। द रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस ए इज टॉइस द रेजिस्टेंस ऑफ बी। RA is equals to twice of RB given है।
the two are connected in series and a potential difference is maintained across the combination. अच्छा, अब क्योंकि सीरीज है तो सीरीज में करंट की वैल्यू क्या रहती है, सेम, तो ऑप्शन ए और बी तो ऐसे रिजेक्ट हो जाएंगे क्योंकि करंट तो डिफरेंट नहीं हो सकता। बात रह जाएगी पोटेंशियल डिफरेंस की। तो याद है सीरीज में जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होती है उसका पोटेंशियल ज्यादा होता है। क्योंकि ए की रेजिस्टेंस ज्यादा है तो ए के पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आर ए बराबर है 2RB के तो जो वी ए होगा वो भी टॉइस होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए इज टॉइस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बी। 5 cylindrical wires are made of the same material. Their lengths are and radii are. Length L, radius R, सारी values given है. Rank the wires according to their resistances least to greatest. तो क्या करना चाहिए था, देखें पहले 1 की रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो R बराबर होता रो L ओवर A और A का मतलब क्या बन जाता पाई R स्क्वायर। इसके बाद आप रेजिस्टेंस निकालते Y2 की, तो आप लिखते R इक्वल रो, लेंथ होती L/4, एरिया होता पाई टाइम्स और रेडियस आपके पास कितना है R/2। ठीक, और इसके ऊपर क्या लगा हुआ होगा स्क्वायर। ये बन जाएगा रो L/4 पाई R स्क्वायर बाय 4। 4 से 4 कैंसिल। तो मुझे नजर आ रहा है कि 1 और 2 की रेजिस्टेंस सेम है। मेरे लिए क्वेश्चन खत्म हो गया, मुझे आगे सॉल्व करने की नीड ही नहीं थी क्योंकि ऑप्शन नंबर सी वो पहला ऑप्शन है जिसके अंदर 1 और 2 टाई लिखा हुआ है। ठीक है, जब आपके पास दो सही आ गए, अच्छा अगर फर्स्ट के लिए कोई बोले सर 3, 4, 5 भी तो बराबर आ सकते थे, अगर वो बराबर आ जाते तो ऑप्शन में कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं था तो फिर ये सवाल गलत होता। सवाल गलत होता तो फिर तो आप कोई भी मार्क कर देते, सही जवाब माना जाता, आपको नंबर मिल जाते। लेकिन ऐसे सवालों में आपको हरगिज जरूरत नहीं थी कि आप पांचों की रेजिस्टेंस निकालें। पहले और दूसरे की सेम आ चुकी, अगर पहले और दूसरे की सेम आ चुकी तो क्वेश्चन टेक्निकली आपके लिए जो है वो खत्म हो चुका। A cylindrical copper rod has resistance R. It is reformed to twice its original length with no change in volume. देखिए जो no change in volume है ना, इसका मतलब मैंने थ्योरी की क्लास में भी यानी अभी जब रिव्यू कर रहा था तब भी बताया था। अगर मैं इसकी लेंथ को ट्वाइस कर दूं, यानी लेंथ को ट्वाइस करने का मतलब ही ऐसा हो जाए विदाउट चेंजिंग द वॉल्यूम। याद है वॉल्यूम कैसे निकलता है, वॉल्यूम निकलता है क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ से। अब अगर वो ये कहते हैं कि हमारे पास वॉल्यूम सेम है, लेंथ डबल हो गई, तो लेंथ को डबल कर दिया, वॉल्यूम सेम है तो एरिया को क्या हो जाना चाहिए, हाफ। ठीक, तो अब उन्होंने कहा a cylindrical copper rod has resistance R. It is reformed to twice its original length with no change of volume. Its resistance will be R equal rho, लेंथ की जगह 12 आएगा, एरिया की जगह A/2 आएगा। तो आपको जो है वो 4 रो L ओवर A वाला फैक्टर नजर आ रहा है, यानी 4 टाइम्स R। ठीक है, 8 MCQs थे, 8 मैंने रिव्यू कर दिए। आपके पास टाइम है, अगर किसी के भी जहन में कोई कंफ्यूजन है फील फ्री टू आस्क। वैसे कोई ऐसा, अच्छा चले कोई एक सवाल पूछ ले फिर मैं अपना सवाल पूछ लूंगा। जी हुज़ैफा। सर ये जो आपके मुताबिक क्या नंबर होगा इसका, नंबर 3 और नंबर 5 एक बार अगर फिर से बता मैं दोबारा दें। बता रहा हूँ। देखिए नंबर 3 मैंने ये बात पढ़ाते हुए भी कही थी कि करंट फ्लो करवाने के लिए व्हाई डू वी नीड पोटेंशियल डिफरेंस, सो दैट ऑल इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट टू ट्रेवल इन वन एंड द सेम डायरेक्शन। अगर आप एक वायर ले लेते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन रैंडम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग इन वन डायरेक्शन इज बैलेंस्ड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग इन एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन, सो नेट करंट 0 बन जाता था। इस वजह से ऑप्शन सी सही आंसर है। ऑप्शन डी में मैंने ये कहा था कि इनकैंडेसेंट बल्ब का मतलब है जो ग्लो करता है, ग्लो करने का मतलब है टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने का मतलब है रेजिस्टेंस बढ़ेगी, तो ग्राफ स्ट्रेट नहीं रहेगा। तो ग्राफ स्ट्रेट नहीं रहेगा तो उसे बैंड होना है, या तो वो एक्स की तरफ बैंड होगा या वो वाई की तरफ बैंड होगा। मैंने समझाते वक्त ये बात बताई थी, ये वहां पर बैंड होगा जहां पर वोल्टेज है,
क्योंकि अब आपको ज्यादा वोल्टेज की नीड होगी क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा है और I इक्वल V ओवर R होता है। तो लिहाजा इस ग्राफ को वोल्टेज की तरफ बैंड होना चाहिए, तभी वो एक्स एक्सिस पे बैंड हुआ है। हुजैफा बात वाज़ेह हो गई? मुझे लगता है हुजैफा सवाल पूछ के भाग गए। हुजैफा, चल मैं उम्मीद रखता हूँ कि हुजैफा को समझ में आ गया। कोई ऐसा बच्चा है जिसके 8 आउट ऑफ 8 थे, यानी ऑटो सही होगा। चलो आयशा अहमद के, मलाइका मंसूर के, सबके 8 ठीक हो गए। मैं ये पूछ लूं कि 8 ठीक हुए या कोई क्वेश्चन है? जी आयशा अहमद। सर 8 ठीक हुए थे। चले जबरदस्त। इसका मतलब है अगली दफा टेस्ट बनाने में थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है। चले अब अगर किसी के जहन में कोई कंफ्यूजन नहीं है तो फिलहाल हमारे लिए जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीटेड है। मैं अब रिव्यू करवाऊंगा आपको मैग्नेटिज्म का। वो बच्चे जो इस इंतजार में हैं कि मेरी क्लासें कब खत्म होंगी, तो मैं सस्पेंस खत्म कर देता हूँ। ये क्लासें खत्म हो जाएंगी जब आपकी प्रिपरेशन खत्म हो जाएगी, ठीक है? तो वो बच्चे जो इंतजार कर रहे हैं कि बस अब खत्म हो अब खत्म हो, तो ये कब खत्म होगी मैंने बता दिया। देखिए चैप्टर नंबर 14 हमें रिव्यू करना है। बस अब एक छोटी सी प्रॉब्लम, इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में अगर मुझे गलत याद नहीं है तो मेरा ऐसा ख्याल है कि 23-24 न्यूमेरिकल होंगे, ठीक है? 23-24 न्यूमेरिकल होंगे। ऑब्वियसली मेरी कोशिश ये होती है कि मैं ज्यादा न्यूमेरिकल क्लास में करा दूं, लेकिन अब आप तमाम बच्चों की ये जिम्मेदारी है कि आपने जो है ना वो न्यूमेरिकल जो है ना वो प्रैक्टिस जरूर करना है, ठीक है? टोटल जो है वो 22 न्यूमेरिकल्स है, ठीक है? तो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस जरूर कीजिए। कोई भी मसला हो आप यू कैन डायरेक्ट मैसेज में, लेकिन अपनी वर्किंग भेजा करें। मेरा इम्तिहान ना लें, सर ये सॉल्व कर दें। आप अपनी इस्लाह करवा लें कि सर मैंने ये सॉल्व किया है, गलत आंसर आ रहा है या मुझे इस स्टेप से आगे नहीं आ रहा, तो मुझे मुझे जो है ना वो फिर गाइड करना ज्यादा अच्छा लगता है कि बच्चे ने अपनी एफर्ट लगाई हुई है। मुझे आज भी याद है तकरीबन 2016 में मुझे एक बच्चे ने एक बंच ऑफ पेपर दिया जिसके अंदर कोई 200 एमसीक्यूज थे और उसने ये कह के दिया कि सर ये सॉल्व कर दीजिएगा। 2020 खत्म होने वाला है, वो मेरे पास एज इट इज रखा हुआ है, मैंने उसे हाथ भी नहीं लगाया। और क्योंकि हम यहाँ पर भी व्हाट्सएप ग्रुप फॉलो करते हैं, तो एक बच्चा ऐसा है जिससे मैं अभी हिसाब लगा रहा था कि लास्ट सेशन में उसने मुझसे कोई 325 एमसीक्यू पूछे हैं, लेकिन अच्छी बात क्या है कि सॉल्व किए हैं, सोल्यूशन भेजा है और फिर ये पूछा है कि सर ये सही है या गलत है। तो बात सिर्फ इतनी है कि अगर आप टीचर का इम्तिहान लेंगे ना तो फिर हर आदमी इम्तिहान से भागता है। हाँ, आप अपनी एफर्ट लगा लें, आप सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करें, आप मुझे 22 के 22 न्यूमेरिकल भेज दें कि सर देखिए मैंने ये अटेम्प्ट किया है, मुझसे कोई भी नहीं हो रहा, मैं 22 के 22 आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा। लेकिन अगर आपने मुझे सिर्फ ये भेजा ना कि सर प्लीज चैप्टर 13 के न्यूमेरिकल सॉल्व करके भेज दें, तो मैंने तो वो मैसेज जो है ना वो डिलीट कर देना। तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस जरूर करिएगा, आपको डेफिनेटली इसका जो है वो फायदा जरूर होगा। जो अगला चैप्टर हम शुरू करेंगे, गो के आज सिर्फ शुरू ही कर पाएंगे, वो होगा मैग्नेटिज्म। देखिए अगर आपने डॉक्टर अब्दुल सलाम का नाम सुना हुआ है, वैसे किसी ने सुना है? चलो हमारे पास ऐसे बच्चे मौजूद हैं। जी मलाइका। सर सुना हुआ है, उन्होंने नोबेल प्राइज लिया था, मैट्रिक में ठीक, पढ़ा था उनके बारे में हमने। उनके बारे में तो कुछ भी नहीं पढ़ा, सिर्फ ये पढ़ा था कि उन्होंने नोबेल प्राइज जो है वो हासिल किया। एक अच्छा माशाल्लाह बहुत सारे बच्चे जो हैं वो जानते हैं, लेकिन फिर भी कम ही जानते हैं मेरे ख्याल से। देखिए डॉक्टर अब्दुल सलाम ने वो एक थ्योरी दी थी, ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी, JUT जो कहलाती है, जिसके ऊपर उन्हें जो है वो नोबेल प्राइज मिला, ठीक है? अच्छा, अब ये जो JUT थी ना, अगर थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको रेफरेंस नजर आ जाएगा। कहते हैं कि नेचर में जो फोर्सेस हैं वो फोर्सेस बेसिकली 3 तरह की हैं। आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसका ताल्लुक मास से है, जो हमने लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन में पढ़ी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जिसका ताल्लुक चार्जेस से है, जो हम कूलम्ब्स लॉ में पढ़ते हैं। और तीसरी फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स। इस मैग्नेटिक फोर्स का ताल्लुक होता है अनपेयर्ड स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अब थोड़ा जल्दी से जो है वो कुछ बातें बता दो। ये अनपेयर्ड स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है? जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में आता है तो वो याद है वो शायद पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होता था, इलेक्ट्रॉन आएगा पेयर की फॉर्म में आएगा,
एक अगर क्लॉकवाइज स्पिन करेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेगा। इस स्पिन से मैग्नेटिक बिहेवियर जनरेट होता है, और जब पेयर होता है तो वो इस तरह घूम रहे होते हैं, वो दोनों एक दूसरे के मैग्नेटिक इंपैक्ट को कैंसिल कर देता है। जब इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होता है तो वो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करता है। अब आपका सवाल ये होगा कि सब पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 8A के अलावा तो सारे ऑर्बिट्स के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है, सिर्फ ग्रुप ए जो है वो जो आपके पास इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस कहलाया करती थी, जो नॉन रिएक्टिव थी, आपके अलावा बाकी जितनी भी एलिमेंट्स हैं उन सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अगर सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो सब मैग्नेटिक तो नहीं होते। क्यों नहीं होते? देखिए बचपन में, बस ये आज के लिए आखिरी बात होगी, हम चैप्टर का आगाज इंशाल्लाह मंडे को ही करेंगे। मंडे को जो टेस्ट होगा उसमें कंप्लीट इलेक्ट्रिसिटी आएगा, जो आप टेस्ट में दे चुके वो भी और जो आपने नहीं दिया वो भी। कंप्लीट चैप्टर होगा, वापस आ जाने जो समझा रहा था। याद है बचपन में शायद आपने कभी खेला हो, खेलते तो अभी भी खैर होंगे, लेकिन इस तरीके से जो बता रहा हूँ, आप एक बार मैग्नेट लेते थे, इस बार मैग्नेट में एक आपके पास नॉर्थ होता था, एक साउथ होता था, फिर आप बहुत सारी पिन्स लेते थे। आपने एक पिन लगाई, फिर आपने इससे दूसरी पिन लगाई, फिर आपने इससे तीसरी पिन लगाई। आप पिन से पिन जो है वो कनेक्ट किए जा रहे हैं, और ये पिन जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगी। लेकिन अगर आप एक काम करें, आप इस बीच वाली पिन को, ये जो पिंक पिन थी, इसको रिमूव कर दें, तो ब्लू और रेड वाली तो इंटैक्ट रहेंगी, लेकिन येलो और ग्रीन वाली डिटैच हो जाएंगी। क्यों डिटैच हो जाएंगी? वो अपना मैग्नेटिक बिहेवियर लूज कर देंगे। क्यों? मैग्नेटिज्म के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना तो जरूरी है, लेकिन किसी भी मटेरियल के अंदर वो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनकी स्पिन की डायरेक्शन का एक जैसा होना जरूरी है। जब आप पिन्स को अलग अलग रखते हैं तो इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है लेकिन रैंडम है। जैसे आप उनको मैग्नेट के करीब लाते हैं, उनकी स्पिन एक जैसी हो जाती है, तो हर पिन मैग्नेटिक बिहेवियर एग्जिबिट करने लग जाती है। ठीक है, हर पिन जो है वो मैग्नेटिक बिहेवियर एग्जिबिट करने लग जाती है। जब तमाम इलेक्ट्रॉन की स्पिन एक जैसी हो जाए तो उसको हम नाम दिया करते थे किसका? डोमेन का, और मैग्नेटिक मटेरियल बन जाता था। वो जो आप कहते थे ना मैट्रिक में कि आप आर्टिफिशियल मैग्नेट बना रहे हैं, वो जो आर्टिफिशियल मैग्नेट आप बनाते थे उसकी लॉजिक ही ये थी कि वो सिंगल टच मेथड होता था कि आप एक मैग्नेट लेंगे, फॉर एग्जांपल ये मैग्नेट है, आपने इसके ऊपर दूसरा मैग्नेट रखा, स्लाइड किया, लिफ्ट किया, स्लाइड किया, जिसको आप सिंगल टच मेथड कहते थे मैट्रिक के अंदर। उसकी लॉजिक यही है कि वो इलेक्ट्रॉन जो रैंडम है, आप उनकी डायरेक्शन को जो है वो एक जैसा बनाना चाहते हैं। तो अगर आपने किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज करना है तो सिंगल टच मेथड है। फिर वो इलेक्ट्रिकल मेथड होता था कि आप आयरन को जो है वो एक सोलेनॉइड के अंदर रख दें तो वो मैग्नेटिक बन जाएगा। जिस तरह आप मैग्नेट बना सकते हैं उस तरह मैग्नेटिज्म खत्म भी कर सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि जिस जनरेशन को मैं पढ़ा रहा हूँ इन्होंने फ्लॉपी डिस्क जो है वो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज की हो, देखिए आपने डेफिनेटली होगी। किसी टाइम पे कंप्यूटर के अंदर फ्लॉपी डिस्क हुआ करती थी। वो फ्लॉपी डिस्क बिल्कुल पीस ऑफ प्लास्टिक की तरह होती थी, वो मैग्नेटिक मटेरियल था, उस पर डेटा इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्टोर होता था। खासतौर पर इंस्ट्रक्शन होती थी हीट ना करें, बेंड ना करें, हैमरिंग ना करें, क्योंकि हर वो चीज जिससे मैग्नेट का टेम्परेचर बढ़ता है मैग्नेटिज्म लूज हो जाता है, लॉस हो जाया करता है। तो जिस तरह आप मटेरियल को मैग्नेटिक बना सकते हैं वैसे आप मटेरियल का मैग्नेटिज्म उससे छीन भी सकते हैं, हीटिंग करके, हैमरिंग करके, हर वो इंपैक्ट जिससे उसका टेम्परेचर बढ़े। एक बात, अगर आपने आयरन को सोलेनॉइड में रखा जिसमें ऑल्टरनेटिंग करंट है, ठीक है, तो आप इससे मैग्नेट बना लेते हैं। आप इसी तरीके से मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज भी करते हैं कि आप सोलेनॉइड को जो है या सोलेनॉइड में से मैग्नेट रखे हो उसे बाहर निकाल लें। ये कुछ वो बातें जो शायद आपने मैट्रिक में जो है वो सुनी हो। बस आज की क्लास के लिए आखिरी जुमला, वो आखिरी जुमला ये कि मटेरियल को मैं 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकता हूँ। मटेरियल होते हैं डाया मैग्नेटिक, पैरा मैग्नेटिक और फेरो मैग्नेटिक। क्या फर्क है? डायामैग्नेटिक वो मटेरियल है जो मैग्नेटिक फील्ड को आप ये कह सकते हैं रिपेल करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जा रही है इस तरह और इनके रास्ते में ये मटेरियल आ गया तो ये लाइन ऑफ फोर्स अपना रास्ता बदल लेंगे। पैरामैग्नेटिक क्या है? पैरामैग्नेटिक वो है जिससे लाइन ऑफ फोर्स है वो गुजरना चाहती है। फर्ज कर ले लाइन ऑफ फोर्स है तो क्या होगा, ये वाली इससे गुजर जाएंगी,
ऊपर वाली को चांस मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई मसला नहीं है। फेरोमैग्नेटिक कौन है? फेरोमैग्नेटिक वो पसंदीदा मीडियम है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के लिए, कि कुछ भी हो जाए वो लाइन ऑफ फोर्स कोशिश करती है कि वो सब के सब उस मटेरियल से पास हो जाए। ये वजह है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एक अच्छा मैग्नेट बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर वो आपने पढ़ा होगा सॉफ्ट होता है और हार्ड मटेरियल होता है। सॉफ्ट मटेरियल वो है जो आसानी से मैग्नेटाइज होते हैं और आसानी से डीमैग्नेटाइज होते हैं। ठीक, तो ये थोड़ी सी कुछ बातें थी चैप्टर 14 के हवाले से। इंशाल्लाह अगली क्लास है वो चैप्टर 14 से ही स्टार्ट करेंगे। मंडे को सेशन जो है वो इंस्टेड ऑफ 12 नून 11:30 AM पे जो है वो स्टार्ट होगा। 1.5 आवर लॉन्ग सेशन होगा। आप में से वो बच्चे जिन्होंने ग्रैंड टेस्ट नहीं दिया था, अगर वो अभी भी विलिंग है टेस्ट देने के लिए, आप मुझे बता सकते हैं। मैं आपको लिंक जो है वो दोबारा शेयर कर लूंगा। यू कैन टेक द टेस्ट, क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक दफा मैंने टेस्ट रिव्यू कर दिया तो उस टेस्ट का जो है ना कोई फायदा नहीं रहेगा। तो जितने लोग फायदा उठाना चाहें बिल्कुल उठा लें। आई विल रिज्यूम फ्रॉम हियर इन नेक्स्ट क्लास। मीनवाइल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन फील फ्री टू आस्क। अगर क्वेश्चन नहीं है तो इंशाल्लाह आई विल रिज्यूम फ्रॉम हियर ऑन मंडे।